दोस्तों नमस्कार। FST01 का फिर एक नया वीडियो लाया है। ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज पार्ट 5 देखते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है MCQ मोड में होगा। आपको हम सब्जेक्टिव अच्छा से बता देते हैं। इसी में से प्रश्न यदि उठते हैं तो आप बना सकते हैं इस प्रश्न को, MCQ आया तो। देखिए, FST01 जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम के आधार के पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इस लेक्चर को पढ़िएगा तो आप बना सकते हैं। देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में। देखिए, सौरमंडल में 9 ग्रह है, ठीक है। बीच में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है। देखिए, दूरी के हिसाब से ग्रह, बीच में सूर्य है, उसके बाद क्या है, बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इसको इतने 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये आंतरिक ग्रह कहलाता है। ये पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बृहस्पति है। मंगल के बाद बृहस्पति है। यहाँ पे जगह नहीं मिला तो यहाँ बना है। बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है। ये बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद शनि है, अरुण, वरुण, यम। देखिए, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। दूरी के हिसाब से आपको आएगा तो आप बना सकते हैं ये डायग्राम देख के। आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में कुछ विशिष्ट चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को जो है सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है। सूर्य जो है एक तारा है। इसका द्रव्यमान 2 × 10⁻33 ग्राम है। 9 ग्रहों में बृहस्पति और शनि सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है। चंद्रमा की रोशनी हमें इसलिए ज़्यादा मालूम होती है क्योंकि वह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। चंद्रमा का जो रोशनी है काफ़ी ज़्यादा मालूम होती है, वो वजह है कि पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सौर परिवार के 4 आंतरिक ग्रह हैं जो हम बताएं ऊपर, और ये सभी पृथ्वी जैसे ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम बाहरी ग्रह हैं जो बृहस्पति ग्रह के जैसे माने जाते हैं। देख लिया। आइए आगे देखते हैं। सूर्य के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे ग्रह 10 लाख समा सकती है। 10 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। सूर्य इतना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना ज़्यादा सूर्य का व्यास है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज़्यादा सूर्य का व्यास है, डायमीटर है। सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻33 ग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान की 3 लाख गुना है। द्रव्यमान का पृथ्वी जो द्रव्यमान है उससे 3 लाख गुना ज़्यादा है सूर्य का द्रव्यमान। आइए जानते हैं बृहस्पति के बारे में कुछ विशिष्ट बात देखते हैं। बृहस्पति एक अनोखा विशाल ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि है। बृहस्पति की सतह की सबसे अनोखी विशेषता यह है एक बहुत बड़ा लाल धब्बा। बृहस्पति में एक बहुत बड़ा लाल धब्बा, ये जो लाल धब्बा दिखाई देता है ये बवंडर के कारण होता है। वहाँ पे जो तूफान आता है वो बवंडर हमेशा चलते रहता हो, जिसके कारण ये लाल धब्बा दिखाई देता है। कभी कभी ये नीला भी दिखाई देता है, ठीक है। आइए देखते हैं बृहस्पति के 4 सबसे बड़ा उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्ट्रो। ये उपग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था, इसलिए इस ग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। इनकी खोज करने वाले गैलीलियो थे, जिनके नाम पर ये गैलीलियन उपग्रह कहलाते हैं। देख ली। बाकी जो ग्रह है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है।
देखिए, यूरोप एवं भारत के सन 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में हुए दोनों के समाज का विश्लेषण करें। देखिए, यूरोप में 1500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में क्या परिवर्तन हुए समाज में, भारत में क्या परिवर्तन हुए, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। आइए हम जानते हैं यूरोप समाज और भारतीय समाज के बारे में, उस टाइम क्या क्या परिवर्तन हुआ था। देखिए, यूरोप समाज उस टाइम यूरोप समाज सामंतों, किसानों, दस्तकारों, व्यापारियों और दासों में बटा हुआ था। उस टाइम जो यूरोप के समाज 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में इन सभी चीज़ों में बटा हुआ था। वहीं भारत में वर्ण व्यवस्था का उदय हो रहा था। वर्ण 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बटा हुआ था भारतीय समाज। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, यूरोप विज्ञान की प्रगति पर तत्कालीन सामाजिक दर्शन और विचारधाराओं के अत्यधिक प्रभाव थे। यूरोप पे जो है प्रगति मतलब अपना प्रगति करना और सामाजिक दर्शन और विचारधाराओं पे अत्यधिक प्रभाव थे। वहीं भारत में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अधिकांश कार्य तत्कालीन भारत के दर्शन और विचारधारा से मुक्त थे। यद्यपि हर ग्रंथ देवत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन से आरंभ होता था, मतलब भगवान को यहाँ ज़्यादा माना जाता था। विज्ञान ने प्रयोग और प्रक्षेपण से अपना संपर्क बनाए रखा था और वह मात्र कल्पना पर बहुत कम निर्भर था। भारत में ये सब चीज़ हो रहा था उस टाइम। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, यूनानी चिकित्सा विज्ञान मुख्य रूप से इसलिए फला फूला क्योंकि उसे अभिजात मतलब धनी वर्ग का समर्थन था, इसलिए चिकित्सा विज्ञान वहाँ पे ज़्यादा फला फूला। वहीं भारत में चिकित्सकों ने साधारण ग्रामीण जनों का उपचार भी उसी प्रकार किया जैसा वे धनवानों का करते थे। यहाँ पे गरीब और अमीर का बराबर उपचार करते थे, जो वैद्य थे यहाँ पे, उन्होंने दोनों को एक समान समझा था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यूनानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड 4 तत्व वायु, अग्नि, धुंध और पृथ्वी से बना है। यूनानी ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में बोलते थे कि ब्रह्मांड 4 तत्व से मिलकर बना है: वायु, अग्नि, धुंध और पृथ्वी। वहीं भारत के ब्रह्मांडो सिद्धांत जो देते थे, भारतीय ब्रह्मांडो उत्पत्ति सिद्धांत के 5 तत्व थे: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये मानते थे। 5वां पॉइंट देखते हैं। यूनानी परमाणु शास्त्री आत्मा, अदृष्ट या कर्म के विचारों से मुक्त थे। वहाँ पे ये नहीं मानते थे कि आत्मा है ये वगैरह सब। उनका परमाणु सिद्धांत बदलते हुए विश्व का चित्र पेश करता है। वहीं भारत में भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों ने द्रव और गति के अपने सिद्धांतों में आत्मा, कर्म अथवा अदृष्ट का भी शामिल कर लिया था। यहाँ मानते थे कि आत्मा और अदृष्ट शक्तियाँ भारत में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो सकता है वो। देखिए, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव आने का संभावना बना हुआ रहता है, इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, मध्ययुगीन भारत में भारतीयों ने गणित में अभूतपूर्व योगदान दिए थे। व्याख्या कीजिए। मध्ययुगीन में जो है भारत के लोगों ने गणित के विषय में अभूतपूर्व योगदान दिया था। क्या योगदान दिया था उसका व्याख्या करना है। देखिए, ब्रह्मगुप्त के समय से लगभग 598 ईसा पूर्व गणित शास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में बीज गणित का उदय हुआ था। बीज गणित का उदय भारत में हुआ था और ब्रह्मगुप्त के समय में जो 598 ईसा पूर्व में हुआ था। बीज गणित के भारतीय के विद्वानों ने संभवतः इतिहास में पहली बार रंगों अथवा रत्नों के संक्षिप्त नामों को अज्ञात मात्राओं, संक्रियाओं, घातों, मूल आदि के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया था। किस में क्या? अज्ञात मात्राओं, संक्रियाओं, घातों, मूल के रूप में बीजगणित को प्रदर्शित किया था। उन्होंने
ऋणात्मक मात्राओं को एक बिंदु द्वारा व्यक्त किया था। ऋणात्मक जो नेगेटिव नंबर था उसको एक बिंदु के द्वारा व्यक्त किया था। यदि किसी संख्या में बिंदु नहीं होता था तो इसे धनात्मक मान लिया जाता था। यदि कोई संख्या में बिंदु नहीं होता था उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है। उन्होंने बीजगणित समीकरणों को 3 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा वर्ग था देखिए, एक अज्ञात संख्याओं में समीकरण, कई अज्ञात संख्याओं में समीकरण, अज्ञात संख्याओं के गुणनफल का समीकरण। देखिए यहाँ से हो सकता है कि आपको प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने बीजगणित को 3 वर्ग कितने वर्गों में बांटा था। 3 वर्ग में कोई एक वर्ग दे दिया जाएगा, ठीक है, बोलेगा चार ऑप्शन रहेगा, एक वर्ग दे, इसमें से कौन सा है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए बीजगणित के अलावा प्राचीन सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा योगदान संख्याओं का आविष्कार था। बीजगणित के संख्या का योगदान सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। संख्याओं को शब्दों तथा अक्षरों द्वारा दर्शाने की आवश्यकता तब हुई जब मनुष्य के सामने बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी संख्याओं की समस्या आई। व्यापार तथा नौसेना संचालन में विस्तार होने के कारण विज्ञान के इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। अब मानव अपने व्यापारिक लेन देन तारों की संख्याओं और दूरियों अथवा तारों के उदय होने की अवधि को व्यक्त करने के लिए दिनों की संख्याओं को खरी पाइयों से व्यक्त नहीं कर सकता था। किससे? खरी पाइयों के से दर्शा नहीं सकता था। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस काल में जिन संख्यात्मक अंकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था उनमें से कुछ अर्थात खरोष्टी तथा ब्राह्मी प्रणालियों जो अशोक, शक, पार्थियन तथा कुषाणों के शिलालेखों में पाई जाती है, उनका समय ईसा पूर्व मतलब अशोक की ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद 2री शताब्दी तक है। दशमलव का सबसे पहला उल्लेख हमें एक गुर्जर अनुदान पत्र लेख में 595 ईसा में मिलता है। देखिए दशमलव प्रणाली का सबसे पहले 595 ईसा पूर्व में मिलता है। भारत में किसमें मिला है? गुर्जर अनुदान पत्र लेख में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखिए भारत में संख्याओं को वस्तुओं, जीवों अथवा विचारों के नाम से व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए जैसे किसमें क्या क्या है? भारत में संख्याओं को जो है वस्तुओं के रूप में, जीवों तथा अथवा विचारों के नाम से व्यक्त किया जाता है। जैसे सिफर हुआ, शून्य या जीरो को आकाश, अंबर, शून्य द्वारा व्यक्त किया जाता था। आइए आगे देखते। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों का अंतर स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। देखिए सभ्यता क्या होता है? सभ्यता का अर्थ है हमारी धरोहर या संस्कृति, जब वही संस्कृति का अर्थ है, जबकि संस्कृति का अर्थ है अपने बारे में ज्ञान। देखिए सभ्यता क्या अर्थ है? सभ्यता हमारी समृद्धि को दर्शाती है। आधुनिक सुख सुविधा के जितने भी साधन उपलब्ध हैं वे सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। वहीं संस्कृति हमारे रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, संस्कारों को प्रतिबिंबित करती है। सभ्यता और संस्कृति समझ लिए। यदि आता है सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, आप इसको MCQ में बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आदिम जीवन के भौतिक आधार का वर्णन करिए। देखिए आदिम जीवन जो है कि उसका भौतिक आधार का वर्णन करना है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं इसको। देखिए आदिम जीवन का वर्णन भौतिकी आधार पर वर्णन है। आदिम समाज ने जानवर पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और पकाने के लिए साधनों का आविष्कार किया। साधनों मतलब परिवहन का आविष्कार किया। प्राकृतिक से अपनी रक्षा करने के लिए वह वस्त्र पहनने लगा और उसने गुफाओं में आश्रय ढूंढा। आदि मानव के जीवन
जीवन का भौतिक आधार उन औजारों और कलात्मक वस्तुओं में दिखाई देता है जो पुरातत्व सर्वेक्षण में पाए गए हैं। सभी औजार पत्थर के बने हैं। उस टाइम जो औजार आदिमानव जो यूज करते थे वो पत्थर से बने होते थे, इसलिए उस युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे MCQ में पूछ लिया जाएगा कि पाषाण युग में जो औजार यूज होता था वह किन वस्तुओं से बना होता था, या आप मारिएगा पत्थर के वस्तु से, ठीक है। और कांस्य युग में धातु के औजार से यूज होता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य में सामाजिक संगठन की कोई 3 विशेषताएं बताइए जिनके कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष सुधार हुआ। तो गुप्त साम्राज्य में जो सामाजिक संगठन के लिए 3 विशेषता बताना है जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास का झलक दिखता है। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, राज्य के नियंत्रण में काफ़ी ढील दी गई और व्यक्तिगत पहल को प्रोत्साहित किया जाता था। किसमें? गुप्त साम्राज्य में। वंश की अपेक्षा व्यक्ति की संपत्ति तथा समाज में उसका कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जो गुप्त साम्राज्य में एक सामाजिक संगठन का विशेषता है। कृषि तथा शिल्पकला की वस्तुओं के उत्पादन को महत्व देने के कारण किसान और शूद्र जैसे मेहनतकश मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी समाज में किन क्षेत्रों के क्रियाकलाप विज्ञान के लिए विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं? देखिए, व्यापार, स्वास्थ्य संसाधनों का उपयोग और प्रबंध, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, सैनिक गतिविधि आदि विशिष्ट क्षेत्र ही विज्ञान के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या है? व्यापार है, स्वास्थ्य संसाधनों का उपयोग है और प्रबंध, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, सैनिक गतिविधियों में विज्ञान का विशिष्ट लक्षण प्रस्तुत करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विषय हम पढ़ते हैं वो हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, आज की दुनिया में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लगभग कोई भी कार्य विज्ञान के बिना संभव नहीं है। यातायात, संचार, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन आदि सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में उसके उपयोग पर निर्भर करते हैं। विज्ञान की वृद्धि तेजी से हुई, इसका श्रेय जांच खोज की विधि तथा अज्ञात वस्तुओं के अन्वेषण मतलब जानकारी प्राप्त करना को दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति ने हमारे वैज्ञानिक ज्ञान और समझ को विस्तार किया ही है, साथ ही सामाजिक एवं मानव विज्ञान की अनेक समस्याओं, यहाँ तक कि व्यक्ति की निजी समस्याओं को सुलझाने में भी विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वो सब्जेक्टिव से ही उठ के आता है। यदि आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जुड़िए, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका PDF। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।